हेलो दोस्तों, once again I welcome all you on my YouTube channel The Direction Classes। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 ऑन द इन्फ्लेशन। हम यहाँ पर एक लेक्चर कर चुके हैं ओवर द इन्फ्लेशन, तो यहाँ पर आज हम करेंगे सेकंड लेक्चर ओवर द इन्फ्लेशन। यहाँ पर हम देखेंगे आज कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो यहाँ पर बहुत बार आ चुके हैं आपके एग्जाम्स में। तो यहाँ पर जो हमने पहला लेक्चर डिस्कस किया था रिगार्डिंग द इन्फ्लेशन, एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था उसमें कि कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हम कौन सा मेजर लेते हैं। तो वहाँ पर मैंने आंसर लिखा था CRR मीन्स कैश रिजर्व रेशो। लेकिन एक दोस्त ने कमेंट करके बोला कि वहाँ पर बैंक रेट भी आंसर हो सकता था। क्या यहाँ पर CRR राइट आंसर था या बैंक रेट इसका आंसर था? इस चीज़ को आज हम इसी वीडियो में इसी लेक्चर में क्लियर करने वाले हैं कि CRR क्या है और यहाँ पर बैंक रेट क्या है। क्योंकि मैंने उस टाइम आपको बोला था CRR से हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं बिकॉज इट इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ RBI। जो यहाँ पर बैंक रेट है इट इज आल्सो द इंस्ट्रूमेंट ऑफ RBI। ये क्या है ये हम देखेंगे इसी लेक्चर में। तो पहले मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करूंगा, तो लास्ट में हम इस चीज को भी डिस्कस करेंगे डीपली विद एक्सप्लेनेशन के साथ। फिर आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि ये CRR क्या है, ये यहाँ पर बैंक रेट पॉलिसी क्या है, सब कुछ अच्छे तरीके से मैं आपको इस चीज को क्लियर करूंगा। तो यहाँ पर पहले हम देखेंगे इस लेक्चर का पहला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। क्वेश्चन है कि विच इन्फ्लेशन इज आल्सो कॉल्ड द माइल्ड इन्फ्लेशन, यानी माइल्ड इन्फ्लेशन हम किस इन्फ्लेशन को कहते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है लो इन्फ्लेशन, हुपिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन या नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए लो इन्फ्लेशन है। जो यहाँ पर माइल्ड इन्फ्लेशन है इसको हम कहते हैं लो इन्फ्लेशन। ये क्या है लो इन्फ्लेशन? लो इन्फ्लेशन का मतलब है कि जो हमारी इकॉनमी होगी इसमें इन्फ्लेशन आ जाती है लेकिन हमें यहाँ पर पता नहीं चलता कि यहाँ पर इन्फ्लेशन हो रही है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होती है, बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होती है, यानी ये बहुत ही ज़्यादा कम लेवल पर होती है। इसलिए जो है आम लोग होंगे उनको पता नहीं चलेगा कि इकॉनमी में यहाँ पर चल रही है इन्फ्लेशन, इसीलिए इसका नाम पड़ जाए लो इन्फ्लेशन। लो मीन्स माइल्ड इन्फ्लेशन, जो यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता आती है हमारी इकॉनमी में और हमारी इकॉनमी को इफेक्ट करती है। आई होप कि आपको यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पर हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इन्फ्लेशन इज आल्सो कॉल्ड हुपिंग इन्फ्लेशन। ये यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट है हुपिंग इन्फ्लेशन, इन्वर्टेड कामा यहाँ पर नहीं होने चाहिए थे, यहाँ पर गलती से लगे हैं। तो यहाँ पर ये हुपिंग इन्फ्लेशन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है कि हम यहाँ पर हुपिंग इन्फ्लेशन किस इन्फ्लेशन को कहते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है लो इन्फ्लेशन को ये आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि इट इज द माइल्ड इन्फ्लेशन। नेक्स्ट है यहाँ पर जंपिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन, बोथ बी एंड सी। इसका जो राइट आंसर है मेरे दोस्तों वो है ऑप्शन डी बी एंड सी। डेट मीन्स जो यहाँ पर हुपिंग इन्फ्लेशन है इसको हम कहते हैं जंपिंग इन्फ्लेशन, इसको हम कहते हैं रनिंग इन्फ्लेशन, इसको हम कहते हैं रन अवे इन्फ्लेशन, ये भी इसको हम बोलते हैं रन अवे इन्फ्लेशन। इसको हम और बोलते हैं ग्लोपिंग इन्फ्लेशन, GLOPP। देखो कितने नाम है यहाँ पर हुपिंग इन्फ्लेशन के या ग्लोपिंग इन्फ्लेशन के, जंपिंग इन्फ्लेशन भी, रनिंग इन्फ्लेशन भी या रन अवे इन्फ्लेशन भी हम इसको कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो यहाँ पर ये हुपिंग इन्फ्लेशन है ये आई थी रशियन इकोनॉमी में। इस पॉइंट को आप यहाँ पर थोड़ा सा नोट करो कि ये आया था रशियन इकोनॉमी में 1970s 1980s में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ पर याद क्या रखना है? आपको याद रखना है कि हुपिंग इन्फ्लेशन को हम बोलते हैं जंपिंग इन्फ्लेशन, इसको हम बोलते हैं रनिंग इन्फ्लेशन, इसको हम बोलते हैं रन अवे
रन अवे इन्फ्लेशन, इसको हम बोलते हैं ग्लूपिंग इन्फ्लेशन, इसको हम बोलते हैं ग्लूपिंग इन्फ्लेशन। आई होप कि आपको ये सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज लार्ज एंड एक्सिलरेटिंग फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन, यानी इनमें से एक इन्फ्लेशन है जो कि यहाँ पर बहुत बड़ी इन्फ्लेशन है और बहुत तेज रफ्तार से आती है। वो कौन सी फॉर्म है? तो आपके पास ऑप्शन है हाइपर इन्फ्लेशन, हुपिंग इन्फ्लेशन, जंपिंग इन्फ्लेशन या माइल्ड इन्फ्लेशन। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर स्पेलिंग HYPER, हाइपर इन्फ्लेशन। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर हाइपर इन्फ्लेशन। जो यहाँ पर ये लार्ज एंड एक्सीलरेटिंग फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन है, ये आती है हमारे हाइपर इन्फ्लेशन में। डेट मीन्स के हाइपर इन्फ्लेशन में ही ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जहां पर लार्ज एंड एक्सीलरेटिंग फॉर्म होती है इकोनॉमी की। आई होप कि आपको यहां पर यह क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिलिप्स करो इज द ग्राफिकल करो। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो यहाँ पर फिलिप्स करो है ये कौन सा करो है? तो आप यहाँ पर याद रखोगे इट इज द ग्राफिकल करो विच एडवोकेट द रिलेशनशिप बिटवीन, जो कि हमें यहाँ पर दिखाता है द रिलेशनशिप किन किन चीज़ों के दरमियान में। तो आपके पास ऑप्शन है क्या इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के दरमियान में, इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के दरमियान में, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट के दरमियान में, या इनमें से किसी की नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हमें यहाँ पर फिलिप्स करो एक रिलेशनशिप बताता है। आई होप कि ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार SSC CGL में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द सिचुएशन इन एन इकोनॉमी व्हेन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट बोथ आर एट हायर लेवल्स, यानी एक सिचुएशन आ जाती है हमारे इकोनॉमी में एक ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है जब यहाँ पर इन्फ्लेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, बहुत ही ज़्यादा ऊपर होता है। तो यहाँ पर वो कौन सी सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन का नाम क्या है? तो आपके पास ऑप्शन है स्टेजफ्लेशन, हायर इन्फ्लेशन, माइल्ड इन्फ्लेशन या ग्लोपिंग इन्फ्लेशन। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए स्टेजफ्लेशन है, यानी जब आपके इकोनॉमी में इन्फ्लेशन भी हाई होगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई होगा, तो आप समझना हमारी इकोनॉमी यहाँ पर फेस कर रही है स्टेजफ्लेशन। इतना ही आपको याद रखना है। यानी स्टेज इन्फ्लेशन सिंपली मीन्स व्हेन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट बोथ आर एट हायर लेवल्स। आई होप कि मेरे दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ होगा। मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा एक चीज़ के कभी यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है लिखने में। जैसे कि यहाँ पर मुझे लिखना था हाइपर, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है हाइजर, हाइपर जगह मैंने यहाँ पर लिखा है हाइजर, इसलिए यहाँ पर ऐसे यहाँ पर मिस्टेक्स हो जाते हैं। सॉरी फॉर दीज थिंग्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन। इनमें से वो कौन सी फॉर्म है जो कि सबसे ज़्यादा वर्स्ट चीज़ होती है हमारे इकोनॉमी के लिए? तो आपके पास ऑप्शन है हाइपर इन्फ्लेशन, स्टेजफ्लेशन, हुपिंग इन्फ्लेशन या नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी स्टेजफ्लेशन। ऊपर हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया कि यानी अनएम्प्लॉयमेंट जब हाई होगा और जब यहाँ पर इन्फ्लेशन भी हाई लेवल पर होगी, इसको हम कहते हैं स्टेजफ्लेशन। और जो ये स्टेजफ्लेशन है इट इज कंसिडर्ड एज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन। अब आपको कैसे पता चलेगा कि एक इकोनॉमी में स्टेजफ्लेशन चल रही है? उसके लिए कुछ रीजंस हैं। क्या होगा इकोनॉमी में? एक तो इकोनॉमी में होगी इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के साथ साथ आपको मिलेगा रिसेशन आपको मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि इन्फ्लेशन होगी, फिर से इन्फ्लेशन होगी, उसके साथ साथ आपको मिलेगा अनएम्प्लॉयमेंट आपको मिलेगा। सेकंड ये कि आपको मिलेगी वहाँ पर इन्फ्लेशन,
इन्फ्लेशन के साथ साथ आपको प्लस में मिलेगा डिप्रेशन। यहाँ पर आपको मिलेगा कि यहाँ पर गवर्नमेंट स्कीम्स कुछ भी नहीं इम्प्लीमेंट हो रही है, यानी गवर्नमेंट स्कीम्स भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। डेट मीन्स पोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पर स्टेजफ्लेशन में कौन कौन सी सिचुएशन आ जाती हैं। तो आप यहाँ पर याद रखोगे, इन्फ्लेशन के साथ साथ रिसेशन आएंगी, इन्फ्लेशन के साथ साथ आपको अनएम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इन्फ्लेशन के साथ साथ आपको डिप्रेशन मिलेगी, आपको यहाँ पर पोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स मिलेगी। डेट मीन्स यहाँ पर जो ग्रोथ रेट होगी वो भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम होगी। डेट मीन्स बहुत ही ज़्यादा यानी लो ग्रोथ रेट भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम होगी। डेट मीन्स दिस इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन विच स्टेजफ्लेशन। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग इज द रियल स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेजफ्लेशन, यानी स्टेजफ्लेशन के रिगार्डिंग में यहाँ पर क्लियर एंड रियल स्टेटमेंट कौन सा है। तो आपके पास ऑप्शन है इन्फ्लेशन विथ रिसेशन, इन्फ्लेशन विथ डिप्रेशन, इन्फ्लेशन विथ लो ग्रोथ रेट या ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन हमें ऊपर ही डिस्कस किया कि इन्फ्लेशन के साथ रिसेशन आपको मिलेगा, इन्फ्लेशन के साथ आपको डिप्रेशन मिलेगी, इन्फ्लेशन के साथ आपको लो ग्रोथ रेट भी मिलेगी और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएंगी इस स्टेजफ्लेशन से। डेट मीन्स वर्स्ट फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन होलसेल प्राइस इंडेक्स कमेंस्ड इन इंडिया, यानी इंडिया में होलसेल प्राइस इंडेक्स को कब लागू किया गया है, यानी स्टार्ट कब किया गया है। तो आपके पास ऑप्शन है 10 जनवरी 1942, 10 जनवरी 1940, 1943 या 1947। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए 10 जनवरी 1942 को यहाँ पर होलसेल प्राइस इंडेक्स इंडिया में स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीआई, सीपीआई की फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है। तो आपके पास ऑप्शन है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंट्रोल प्राइस इंडेक्स या नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कभी कभी कुछ सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, फिर हम उस टाइम फंस जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लेशन इज द स्टेट इन विच, यानी जो इन्फ्लेशन है ये कौन सी स्टेट है, यानी ये कौन सी सिचुएशन आ जाती है हमारे इकोनॉमी में, यही क्वेश्चन है। तो आपके पास ऑप्शन है द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीजेस फर्स्ट देन डिक्रीजेस या नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए, द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस, यानी जो हमारे पास मनी होगी इसका जो वैल्यू होगा वो बहुत ही यहाँ पर कम हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन का मतलब है कि ज़्यादा मनी इकॉनमी में आना, ज़्यादा मनी मार्केट में आना, क्योंकि जितने चीज़ें मार्केट में आ जाएंगी उतना ही उनकी डिमांड, उतने ही उनका वैल्यू कम हो जाएगा। यू ऑल्सो नो दिस पॉइंट कि जितने चीज़ें हमारे पास होगी उनका वैल्यू उतना ही कम हो जाता है, क्योंकि जो चीज़ मार्केट में कम मिलता है, जो चीज़ मार्केट में नहीं होता है टू सम एक्सटेंट होता है, उसकी डिमांड, उसका प्राइस उतना ही ऊंचा, उतना ही हायर होता है। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, जब यहाँ पर इन्फ्लेशन होगी तो मनी का वैल्यू कम हो जाएगा। आई होप कि मेरे दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इन्फ्लेशन अफेक्ट्स द प्राइस ऑफ कमोडिटीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इन्फ्लेशन आ जाती है इकोनॉमी में ये कैसे असर करते हैं, कैसे अफेक्ट करते हैं प्राइस ऑफ कमोडिटीज के ऊपर। तो आपके पास ऑप्शन है प्राइस ऑफ कमोडिटीज डिक्रीजेस, प्राइस ऑफ कमोडिटीज इंक्रीजेस, नो इफेक्ट या फर्स्ट द प्राइस डिक्रीजेस लेटर इंक्रीजेस। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी,
प्राइस ऑफ कमोडिटीज इंक्रीजेस, यानी जो प्राइस होता है चीज़ों के दाम वो यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन देयर इज हाई इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी हाउ विल इट अफेक्ट सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, यानी जब एक इकोनॉमी में हाई इन्फ्लेशन होगी तो ये कैसे मनी सप्लाई के ऊपर अफेक्ट करेगी। तो आपके पास ऑप्शन है, नो इफेक्ट ऑन द मनी सप्लाई, सप्लाई ऑफ मनी डिक्रीजेस, सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीजेस, या नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन सी, सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन। इसी चीज से यहाँ पर मनी का जो सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द हायर इन्फ्लेशन, यानी हायर इन्फ्लेशन से कौन सा क्लास इनमें से अफेक्ट नहीं होता है, यानी उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आपके पास ऑप्शन है, कंज्यूमर क्लास है, क्या डेटर क्लास है, पेंशनर्स क्लास है, बिजनेस क्लास है, इनमें से कौन सा क्लास है। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन डी, बिजनेस क्लास, यानी इन्फ्लेशन से, हायर इन्फ्लेशन से बिजनेस क्लास के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोड द बुक हाउ टू पे फॉर मनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको बोलना है कि हाउ टू पे फॉर मनी एक बुक है, इसका राइटर कौन है इनमें से। आपके पास ऑप्शन है, अमर्त्य सेन, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, प्रोफेसर कीनीज। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन डी, प्रोफेसर कीनीज ने यहाँ पर बुक लिखी है हाउ टू पे फॉर मनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस ईयर फॉर मेजरिंग द इन्फ्लेशन एट होलसेल प्राइस इंडेक्स इन इंडिया। आपको बोलना है कि हमारे पास कौन सा बेस ईयर है इनमें से जिसके ऊपर हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं ऑन होलसेल प्राइस इंडेक्स, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया कि इन्फ्लेशन को हम इंडिया में मेजर करते हैं ऑन होलसेल प्राइस इंडेक्स के ऊपर। इससे पहले हम यहाँ पर सीपीआई के ऊपर भी करते थे, लेकिन हमने सीपीआई को यहाँ पर हटाया है। ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। तो आज क्वेश्चन है कि हम किसको मानते हैं ऐसे बेस ईयर जिसके ऊपर हम यहाँ पर इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है 2004, 2005, 2001, 2002, 2011, 12, 2014 और 15। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन सी, 2011, 2012 is considered as the base year on which we measure the inflation at wholesale price index in India। जो यहाँ पर ये बेस ईयर है इसको हमने चेंज किया था 2011 में ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ सुमित्रा चौधरी कमेटी। सुमित्रा चौधरी कमेटी ने यहाँ पर इस चीज़ को हमें रिकमेंड किया है 2011-2012 में बोला गया कि हम अब यहाँ पर 2001 के बेस ईयर को चेंज करेंगे और हम यहाँ पर 2011-12 को बनाएंगे एज ए बेस ईयर। और जो यहाँ पर ये बेस ईयर है हमने आज तक इसको 5 मरतबा चेंज किया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेस ईयर को इंडिया में कितने टाइम चेंज किया गया है। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर 5 टाइम्स। अब हमें यहाँ पर डिस्कस करना है एक क्वेश्चन जो कि मैंने आपको पहले ही बोला कि बैंक रेट क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रेट है ये आरबीआई की। मेरे दोस्तों आप समझना, जो ये बैंक रेट है इससे पहले हमें एक कंसेप्ट समझना है जिसको हम बोलते हैं रीपो रेट। रीपो रेट एंड रिवर्स रीपो रेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 कंसेप्ट है आरबीआई के। एक्चुअली दीज आर द 2 इंस्ट्रूमेंट ऑफ LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैकल्टी के। लेकिन हमें इनके साथ इस वक्त कुछ नहीं करना है। मैं आपको समझाऊंगा कि RR क्या है, मीन्स रीपो रेट क्या है, क्योंकि इसी से यहाँ पर निकलता है बैंक रेट, क्योंकि यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। जो यहाँ पर ये RR है ये क्या है, ये एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्या है?
रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप समझना मेरे दोस्तों ये क्या है, ये क्या है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है किसकी, आरबीआई की, जो कि ये यहां पर ये चार्ज करता है, क्या करता है, चार्ज करता है फ्रॉम द बैंक्स, फ्रॉम द बैंक्स से ये चार्ज करता है। ये पॉइंट भी आपको समझ में आया। और जो यहां पर ये आर है, रिपो रेट है, ये यहां पर है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ये क्या है, तो आप याद रखोगे इट इज द शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग का मतलब क्या है, जो यहां पर बैंक्स होंगे वो यहां पर आरबीआई से लोन लेंगे, पैसा लेंगे। कितने टाइम तक, मिनिमम वो ले सकते हैं 15 डेज के लिए, मिनिमम है यहां पर 15 डेज। तो यहां पर मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम है यहां पर 90 डेज, 90 डेज तक वो इस पैसे को अपने पास रख सकते हैं, लेकिन उनको यहां पर देना पड़ता है इंटरेस्ट रेट, ये वो लेते हैं ऑन इंटरेस्ट रेट। ये पॉइंट आपको पता है। तो यहां पर जो आरबीआई है, जब यहां पर 15 डेज कंप्लीट हो जाएंगे तो ये यहां पर डायरेक्टली 90 डेज तक इसको नहीं ले सकते हैं। इनको यहां पर क्या करना है, इनको यहां पर फिर से 15 डेज तक यहां पर एक परमिशन लेना है। अगर आपको मनी फिर से ज़रूरत है तो आपको फिर से परमिशन लेना है, अगर आपको फिर से ज़रूरत है तो आपको परमिशन लेना है, अगर आपको फिर से ज़रूरत है तो आपको यहां पर परमिशन लेना है। डेट मीन्स 15 कितने आ गए, 80 90। तो यहां पर आपको यहां पर इंस्टॉलमेंट्स में इस पीरियड को एक्सटेंड करवाना है, तब जाके ये आ जाएगा 90 डेज। समझना मेरे दोस्तों, यहां पर यही यहां पर क्वेश्चन है, यही से आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा फॉर लाइफ लॉन्ग। अगर बैंक के पास पैसा है तो वो यहां पर 90 डेज खत्म होने के साथ ही इस कर्जे को वापस देगा आरबीआई को। अगर यहां पर बैंक के पास पैसा नहीं है, वो चाहता है कि मैं इस डेट को और ज़्यादा एक्सटेंड करूं, लेकिन वो यहां पर नहीं कर सकता है, क्योंकि यहां पर पहले ही आरबीआई ने बोला कि मिनिमम 15 डेज और मैक्सिमम है यहां पर 90 डेज। अब यहां पर क्या प्रॉब्लम है, यहां पर तो इश्यू भी एक है कि बैंक्स के पास पैसा नहीं है। तो यहां पर क्या होगा, जो यहां पर बैंक्स होंगे वो आरबीआई को हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे और वो फिर से पैसा लेंगे, लेकिन आरबीआई बोलेगा कि अगर मैंने आपको इससे पहले 5% इंटरेस्ट मांगा है तो मैं आपको अब मांगूंगा 7% इंटरेस्ट, 7% इंटरेस्ट। इसको फिर से समझो मेरे दोस्तों, अगर यहां पर 90 डेज से ऊपर चला गया है ये पीरियड, मीन्स कि अगर यहां पर बैंक ने 90 डेज के 90 दिन में इस इंटरेस्ट को, इस पैसे को वसूल नहीं किया है, तो यहां पर क्या होगा, आरबीआई बोलेगा कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपका बाप हूं, मैं यहां पर सेंट्रल बैंक हूं, मेरे पास पैसा है, मैं आपको दूंगा। लेकिन अगर इससे पहले मैं आपको 5% इंटरेस्ट लेता था, अब मैं आपको 7 या 8% इंटरेस्ट लूंगा। अगर आपको मंजूर है तो आप ले सकते हो, आप मेरे पैसे को अपने पास फिर से रख सकते हो। तो यहां पर जो बैंक होगा उसके पास तो मजबूरी होती है, वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा ठीक है मैं आपको 8% इंटरेस्ट दूंगा। लेकिन जो यहां पर अब तक रिपो रेट थी, क्योंकि अभी तक ये रिपो रेट ही था, लेकिन बैंक बोलेगा कि अब ये रिपो रेट नहीं है, नाउ दिस इज कॉल्ड बैंक रेट, दिस इज कॉल्ड बैंक रेट, इसी को हम बोलते हैं बैंक। आई होप कि आपको यहां पर ये क्लियर हुआ होगा कि बैंक रेट अब कहां से आया है। असल में क्या था, असल में यहां पर था आर रिपो रेट, असल में क्या था, रिपो रेट। लेकिन बैंक के पास प्रॉब्लम है, उसके पास पैसा नहीं है, उसने यहाँ पर इस रिपो रेट को बढ़ाया और ये यहाँ पर बन जाता है बैंक रेट। असल में प्रॉब्लम ये थी कि बैंक के पास पैसा नहीं था, आर खत्म, ये बन जाता है बैंक रेट। बैंक रेट क्या है, बैंक रेट इज द पेनल्टी रेट। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि हम किसको कहते हैं पेनल्टी रेट, दिस इज कॉल्ड बैंक रेट, बैंक रेट इज आल्सो कॉल्ड पेनल्टी रेट। अब जो यहाँ पर
बैंक रेट है ये क्या है, अब ये ऑटोमेटिकली बन जाता है लॉन्ग टर्म। ये क्या बन जाता है, लॉन्ग टर्म लैंडिंग, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम दी आरबीआई। पहले क्या था आरआर, शॉर्ट टर्म, मैंने पहले आपको बोला वो था शॉर्ट टर्म, अब ये बन जाता है बैंक रेट, ये बन जाता है यहां पर लॉन्ग टर्म। आई होप कि आपको यहां पर ये क्वेश्चन अब क्लियर हुआ होगा फॉर लाइफ लॉन्ग। अब जो यहां पर ये आरआर है या बैंक रेट जो है हमारे पास है, अब ये कौन ले सकता है, इसमें यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी ले सकता है, कोऑपरेटिव बैंक्स भी ले सकते हैं, एनबीएफसीज भी ले सकते हैं, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट यहां पर इस बैंक रेट को ले सकते हैं, लेकिन उनको यहां पर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। और जो यहां पर ये बैंक रेट होता है इट इज़ ओनली फॉर 1 ईयर, यानी इसका जो मैक्सिमम पीरियड है वो है यहां पर ओनली 1 ईयर। 1 ईयर के बीच में ही आपको इस बैंक रेट को भी वसूल करना है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अब क्लियर हुए होंगे। अगर मेरे दोस्तों आपको अभी भी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अगर आप चैनल पर नए हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।